हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ इजराइल फिलिस्तीन युद्ध किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब इस युद्ध ने मानवीय संकट का रूप लेना शुरू कर दिया है। हाल ही में UN ने चेताया है कि यदि मानवीय सहायता गाजा के अंदर नहीं पहुंचने दी गई इजराइल के द्वारा, तो अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चों के मौत का खतरा सामने आ सकता है, जो एक बड़ी मानवीय विपदा के तौर पे जिसे हम देख सकते हैं। क्या है पूरा का पूरा मुद्दा, किस तरीके की नाकाबंदी कर रखी है इजराइल ने, और इस पर पश्चिमी देशों का और जो मानवीय सहायता एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, उनका क्या रुख है, इस पूरे के पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे अभी की इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा, साफ तौर पे ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि अगर इजराइल ने घेरे हुए इलाके में सहायता नहीं पहुंचने दी तो अगले 48 घंटे में 14,000 बच्चे मर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इजराइल ने 2 मार्च से ही इस क्षेत्र में सभी प्रकार की नाकेबंदी कर रखी है। खाद्य पदार्थ, दवाइयां, अन्य जीवन रक्षक सामग्री जिसे गाजा में जाने की जरूरत है ताकि वहां पे मानवीय सहायता दी जा सके, उस सामग्री के प्रवेश पर 2 मार्च से ही इजराइल ने रोक लगा रखी है। और 2 मार्च के बाद से ही गाजा के अंदर जो स्थितियां हैं वो काफी विकराल रूप धारण कर चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार थोड़ी मात्रा में सहायता सामग्री के प्रवेश की अनुमति दी गई थी 19 मई तक, लेकिन इस सामग्री को भी तुरंत वितरित नहीं किया जा सका है, जिसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, इस युद्ध में बड़े स्तर पे जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो नष्ट हुई हैं, बड़े स्तर पे अस्पताल नष्ट हुए हैं। और हम ये कहें कि चाहे नवजात बच्चों की केयर का मामला हो, चाहे खाद्य पदार्थों का मामला हो, स्वच्छ जल का मामला हो, या अन्य जो जीवन रक्षक सामग्रियां हैं, दवाइयां हैं, वो सारी की सारी सहायता राशि के तौर पे गाजा में पहुंचने की जरूरत है। हजारों ट्रकों की कतारें स्ट्रिप्स या जो बॉर्डर है उस पे खड़ी हैं, लेकिन इजराइल की नाकेबंदी के चलते ये सहायता लोगों तक वास्तव में नहीं पहुंच पा रही है, जिसका विकराल रूप हमें फिलहाल गाजा के अंदर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर हम उन तक नहीं पहुंच पाए सही समय पे तो 14,000 बच्चे अगले 48 घंटे में मर जाएंगे। हम उन माताओं तक शिशुहार आहार पहुंचाने के लिए हर तरीके का जोखिम उठाते हैं जो अभी अपने बच्चों तक भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि वो स्वयं कुपोषित हैं। तो ऐसे में माताएं कुपोषित हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। यहां तक कि फिलिस्तीनियों का कहना है कि बमबारी से भी घातक जो है भूखमरी है फिलिस्तीन के अंदर। गाजा स्ट्रिप में स्थिति इतनी भयावह है कि बच्चे रेत पर भोजन का चित्र बना रहे हैं, क्योंकि भोजन उपलब्ध ही नहीं है। भूख के कारण, कुपोषण के कारण बड़ी संख्या में बच्चे मर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की जब इनसे पूछा गया फ्लेचर से कि आपको कैसे अंदाजा है कि इतने बच्चे भूखमरी के कारण खतरे में हैं, तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो संयुक्त राष्ट्र की टीमें हैं वो जरूरतों का आकलन करने के लिए चिकित्सा केंद्रों, स्कूलों जैसी जगहों पर अभी भी काम कर रही हैं। जमीनी स्तर पर बहुत से लोग हैं, वो चिकित्सा केंद्रों में हैं, स्कूलों में हैं, जरूरतों का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारे पास ये डेटा है जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि गाजा में विशेष तौर पे बड़ी संख्या में सहायता की जरूरत है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि फ्लेचर की टिप्पणियां इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सोमवार को इजराइल ने गाजा में सिर्फ 5 ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी, जो कि समुद्र की एक बूंद के समान है। ध्यान रखिएगा, और ये 5 ट्रक भी अभी सीमा के दूसरी तरफ ही हैं, यानी जिनके लिए जिन समुदायों की सहायता के लिए ये गए थे, उन समुदायों की सहायता अभी तक ये नहीं कर पाए हैं। और इस पूरे के पूरे परिदृश्य में स्वयं इजराइल के अंदर जो सेना के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ याइर गोलान है, इन्होंने आलोचना की है प्रधानमंत्री की, और ये कहा कि गाजा में युद्ध के कारण यहूदी राष्ट्र एक बहिष्कृत राज्य बनने का खतरा है।
स्पष्ट तौर पे कहा कि एक समझदार देश नागरिकों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ता, मनोरंजन के लिए बच्चों की हत्या नहीं करता तथा बड़े पैमाने पर जनसंख्या विस्थापन में शामिल नहीं होता। साफ तौर पे इन्होंने और आगे कहा, यहूदी लोग जिन्होंने पूरे इतिहास में उत्पीड़न, नरसंहार को झेला है, सहन किया है, अब वो वैसी कार्रवाई कर रहे हैं जो पूरी तरीके से अविवेकपूर्ण है। यानी इजराइल के अंदर भी इजराइल की सरकार के कार्यवाहियों के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, क्योंकि ये मानवीय संकट का एक पर्याय बन गया है। ध्यान रखिएगा, यदि हम स्थिति के खराब होने की बात करें तो मैंने जैसा आपको शुरू में बताया, 7 अक्टूबर 2023 को हमले शुरू हुए, इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत हुई। तभी से नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार एनक्लेव में मानवीय सहायता प्रवाह को प्रतिबंधित कर रही है। सुरक्षा के नाम पे, हथियारों की तस्करी के नाम पे कि ट्रक्स में हथियार जा सकते हैं जो कि बेसिकली हमास के जो उग्रवादी संगठन है उन तक पहुंच सकते हैं, तो इनके नाम पे बड़े स्तर पे नाकेबंदी की गई है, प्रतिबंध लगाए गए हैं। गाजा पट्टी की आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 500 ट्रक सहायता की आवश्यकता होती है। सोचिए, 500 ट्रक की आवश्यकता है, लेकिन 5 ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई, उनको भी पूर्णतः अनुमति नहीं दी गई है। यहां पे 2 मार्च तक मैंने आपको बताया कि इजराइल ने गाजा में भोजन, दवा सहित सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी है। और उसके बाद से ये जो गाजा के अंदर मानवीय संकट है वो बड़े स्तर पे पैर पसार रहा है और इसकी बड़े स्तर पे आलोचना हो रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। विशेष तौर पे जो पश्चिमी देश हैं वो आलोचना कर रहे हैं, वो इजराइल के बहिष्कार तक की बात कर रहे हैं। गाजा पट्टी में अकाल जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो चुकी है। लगभग 93% से अधिक बच्चे कुपोषण का, अकाल का शिकार हुए हैं गाजा में, जो कि मानवीय संवेदना के हिसाब से कतई सही नहीं ठहरता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलिस्तीन के लोगों ने भूखमरी को बमबारी से भी बदतर बताया है, क्योंकि 19 महीनों तक इजराइल की नाकाबंदी के अलग अलग स्तरों के कारण भूखमरी के शिकार हुए हैं बड़े स्तर पे गाजा पट्टी पे रहने वाले लोग। और उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम है वो पड़ा है महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे UNRWA के स्वास्थ्य निदेशक ने कहा कि स्थिति तेजी से बदतर होती जा रही है और जल्द ही ऐसे बिंदु पर पहुंच सकती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर होगी। हालांकि इसके बाद इजराइल ने प्रतिक्रिया दी है। 19 मई को इजराइल ने घोषणा की कि वह गाजा में खाद्य पदार्थों की एक बुनियादी मात्रा के प्रवेश की अनुमति देगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भूखमरी संकट विकसित ना हो सके। लेकिन ये बातें कहने की हैं, क्योंकि यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी भी बड़े स्तर पे नाकेबंदी है, बड़े स्तर पे ट्रक्स की कतार लगी है जिनके प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्रांस, यूके, कनाडा जैसे जो राष्ट्र हैं ये संयुक्त बयान जारी करके इन्होंने कहा है कि मानवीय पहुंच पर इजराइल के प्रतिबंधों की निंदा की है और इस तरीके के जो इजराइल के प्रयास हैं उन्हें पूरी तरीके से अपर्याप्त बताया है। इसके साथ ही यहूदी राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि वो मानवीय सहायता ले जाने वाले 100 ट्रकों के प्रवेश की अनुमति देगा। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया, जमीनी हकीकत अलग है। केरेम शालोम क्रॉसिंग के फिलिस्तीन पक्ष पर अधिक आपूर्ति गिराए जाने के बावजूद अभी तक कोई मानवीय सहायता वितरित नहीं की गई है और इसी संदर्भ में यूएन को चेतावनी जारी करनी पड़ी कि यदि यही हालात रहे तो अगले 48 घंटे में 14,000 के आसपास जो बच्चे हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। यहां मैं यदि वर्तमान स्थिति की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में सहायता के लिए बड़े स्तर पे ट्रकों को भेजा है, लेकिन ये अभी तक लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं। जैसा मैं शुरू से बताती आ रही हूं, आपूर्ति से भरे दर्जनों ट्रक क्रॉसिंग तक पहुंचने की अनुमति के लिए घंटों इंतजार करने के बाद इजराइल सुरक्षा की जांच को भी पूरा कर लिया है, लेकिन फिर भी उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। और इस बढ़ते संकट के चलते, विशेष तौर पे खाद्य और मानवीय संकट के बढ़ते चलते, ब्रिटेन जैसे देशों ने इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। इजराइल के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत को स्थगित करना, देश के राजदूत को बुलाना, इस तरीके के कड़े कदम ब्रिटेन जैसे देश उठा रहे हैं।
साथ ही गाजा में सैन्य वृद्धि को नैतिक रूप से अनुचित बताया है और कहा है कि संघर्ष एक अंधकार में चरण में प्रवेश कर रहा है। स्थिति को असहनीय बताते हुए कहा कि मानवीय सहायता को तेजी से पहुंचाना जरूरी है। यानी ब्रिटेन बड़े स्तर पे इजराइल की इस तरीके की गतिविधियों की आलोचना कर रहा है। ब्रिटेन के साथ ही फ्रांस, कनाडा जैसे देश भी मानवीय संवेदना के आधार पे इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो। अभी देखना ये होगा कि इजराइल का क्या स्टैंड होता है, क्योंकि अभी हाल ही में इजराइल की तरफ से ये क्लियर किया गया कि गाजा जो पट्टी है उस पर पूरी तरीके से इजराइल अपना कंट्रोल करने के तैयारियां कर रहा है और इस नियंत्रण करने के क्रम में फिलिस्तीन के अंदर जो हमास है उसके नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। इसके संदर्भ में इजराइल कड़े कदम उठा रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे परिदृश्य में? क्या युद्धजनक परिस्थितियों में जो निर्दोष नागरिक हैं उनको निशाना बनाया जाना बेहतर है, सही है, किसी भी देश के राष्ट्र हितों के अनुकूल है, या फिर मानवीय संवेदनाओं का युद्ध की परिस्थितियों में भी ध्यान रखना जरूरी है? कम से कम अंतरराष्ट्रीय समुदाय, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो तो कम से कम यही कहते हैं कि भले ही युद्धजनक परिस्थितियां हो लेकिन मानवीय संवेदनाओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। और यहाँ पे जो बात है वो है बच्चों के जान माल की। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा मसला है, मुद्दा है। आपके क्या विचार हैं? क्या इजराइल का ये स्टैंड सही है? क्या कदम उठाने चाहिए? अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय संगठनों को, अलग अलग देशों को और इजराइल पे किस तरीके का प्रेशर डाला जा सकता है कि कम से कम सहायता राशि को वहां तक पहुंचने दिया जाए, भले ही अपने सुरक्षा स्थितियों के मद्देनजर चेकिंग या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उनको इजराइल बढ़ा दे, है ना, लेकिन बड़े स्तर पे सहायता पहुंचनी जरूरी है, कम से कम मानवीय संकट और मानवीय संवेदना के लिहाज से। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े हमारे P2I फाउंडेशन बैच से, जिसकी शुरुआत 21 मई से हो रही है। आप एडमिशन ले सकते हैं स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD लाइव कोड के साथ ये बैच 31,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जाएगी। इसके साथ ही आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से। आशा करती हूँ ये परिचर्चा समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।